ओके, आज वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कि जो लिपिडेमिया है उसके क्लासिफिकेशन को जिसने फ्रेडरिक्सन ने दिया था और WHO ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब हम बात करेंगे वन बाय वन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स की, जिसमें हमारा वीडियो लेक्चर आज जो है वो स्टैटिन्स को लेके है। स्टैटिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम पढ़ेंगे और उसके साइड इफेक्ट्स को और उसके यूज पढ़ेंगे कि किस तरीके की हाइपरलिपिडेमिया में ये स्टैटिन्स यूज होते हैं। अगर हम बात करें स्टैटिन्स की, तो स्टैटिन्स का मेनली जो ये इन्वॉल्व होते हैं स्टैटिन्स, ये मेनली लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं इन द ब्लड। They decreases the level of cholesterol, specifically LDL cholesterol, low density lipoprotein। LDL, VLDL, HDL, IDL, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स को, तो जैसा कि हमें पता है कि लीवर के अंदर जो पाथवे है, जिस पाथवे से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, उसका जो इनिशियल जो है सब्सटेंस वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम में जो चीजें आपकी कवर होती जाएंगी मैं उसको सर्कल करता जाऊंगा, ताकि ऑलमोस्ट आपका पूरा डाउट, सारी चीजें सर्कल हो जाएंगी। इट मींस आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन द लीवर देयर विल बी द पाथवे इन विच द एसिटाइल कोलिन इन द स्टेप बाय स्टेप एट लास्ट कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल। एंड in the case of hyperlipidemia, statins are basically used to minimize the level of cholesterol in the blood. So the pathway which acetyl coenzyme A converted into 3-hydroxy 3-methyl coenzyme A, acetyl coenzyme A converted into 3-hydroxy 3-methyl coenzyme A and 3-hydroxy 3-methyl coenzyme A converted into mevalonic acid with the help of enzyme हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। यहां पर जो ये एंजाइम है इसको रिडक्शन करेगा और ये कन्वर्ट करेगा 3H3MgCoA को मेवालोनिक एसिड में। और ये पाथवे फर्दर स्टेप बाय स्टेप एट लास्ट जो सिंथेसाइज कर रहा है वो कर रहा है किसको? कोलेस्ट्रॉल को। तो स्टैटिन्स इसी पाथवे पर एक्चुअली लीवर के वर्क करती हैं। और जब वर्क करती हैं तो जो एंजाइम HMG कोएंजाइम रिडक्टेज है, जो हेल्प करता है 3-हाइड्रोक्सी 3-मेथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइमो ए को कन्वर्ट करने में मेवालोनिक एसिड, जो कि एक पार्ट है किसका? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का। तो ये एंजाइम को स्टैटिन्स क्या करती हैं? स्टैटिन्स इसको इनहिबिट कर रही हैं। और जब स्टैटिन्स इसको इनहिबिट करेंगी, ये एंजाइम इनहिबिट होगा। और इनहिबिशन अपने आप में किस तरीके का होगा? कंपिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा? ये जो स्टैटिन्स का स्ट्रक्चर है, जो स्टैटिन्स का स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम जो इन्वॉल्व है इन दोनों के बीच मेवालोनिक एसिड सिंथेसाइज करने में, इससे इस स्टैटिन्स का स्ट्रक्चर इस एंजाइम के इक्वल है। तो होगा क्या? ये जो 3-हाइड्रोक्सी 3-मेथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए है, अब ये एंजाइम क्या करेगा? इसके स्टैटिन्स के एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा। जब स्टैटिन्स के एक्टिव साइट्स पे ये एंजाइम बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इसके सिमिलर है, तो HMG को तो स्टैटिन्स क्या होगा? इसको फिर HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इसको कन्वर्ट मेवालोनिक एसिड में नहीं कर पाएगा और एट लास्ट कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो स्टैटिन्स यहां पर इस तरीके से कंपिटिटिव वर्क करते हैं। इस स्टेप को, जिसमें कि 3H3MgCoA कन्वर्ट हो रहा मेवालोनिक एसिड में, इसको रेट लिमिटिंग स्टेप बोलते हैं। इस पर्टिकुलर ओवरऑल सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो ये भी एक्सप्लेन बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टेप को रेट लिमिटिंग स्टेप क्यों बोलते हैं। वो स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है और वही डिसाइड करता है कि जो एट लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो उसका फॉर्मेशन जो है किस स्पीड से होना है। तो अगर ये स्टेप स्लो है तो फॉर्मेशन आपका स्लो होगा, अगर ये स्टेप फास्ट है तो फॉर्मेशन आपका फास्ट होगा। मेन डिसाइडिंग ये होता है और इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये स्टेप सबसे ज्यादा स्लो होता है, इसलिए इसको रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। अब देखिए, जब आपने स्टैटिन्स दिया तो स्टैटिन्स में ओवरऑल किसका लेवल को कम किया? कोलेस्ट्रॉल को। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब कम होगा तो बॉडी में नेचुरली क्या होगी? कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगी। किसको? कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो रहा है लीवर में, तो जब
बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होगी तो लीवर का लेवल बॉडी एनी हाउ लीवर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अप करना चाहेगी। अप करने के लिए क्या करेगी, जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि लीवर के सरफेस पर एलडीएल रिसेप्टर होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर, वो अपटेक करते हैं, हुक करते हैं ब्लड से किसको, एलडीएल को, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को जब वो हुक करेंगे तो एलडीएल लीवर के अंदर आएगा और फिर उससे क्या मिलेगा लीवर को, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि लीवर के एलडीएल के अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है। तो ओवरऑल एलडीएल रिसेप्टर का लेवल जितना ज्यादा लीवर के सरफेस पे बढ़ेगा थ्रू द कंपनसेटरी मैकेनिज्म, उतना एलडीएल का अपटेक बढ़ जाएगा फ्रॉम द ब्लड इन द लीवर। तो ब्लड में लेवल एलडीएल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड में एलडीएल का लेवल कम होगा इट मींस कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो गया। अब देखिए यहां तक का क्लियर है। स्टैटिन्स इससे स्ट्रक्चर में सिमिलर था, इसके एक्टिव साइट्स पे बाइंड हो गया, अब ये इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो चुका है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है और कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होती है, स्पेसिफिकली साइटोसॉल पे स्टीरॉल बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, स्टीरॉल रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन्स। वो स्टीरॉल रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन जब सेंस कर लेती हैं कि क्या कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो गया है तो माइग्रेट करती हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ, और सेल के अंदर जब न्यूक्लियस की तरफ वो टुवर्ड्स माइग्रेट करती हैं तो वहां पर वो जाके जो स्टीरॉल रिस्पॉन्स एलिमेंट है, स्टीरॉल रिस्पॉन्स एलिमेंट न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में कोई स्पेसिफिक पार्ट है, उस पार्ट पे स्टीरॉल रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन जाकर बाइंड होती हैं स्टीरॉल रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जो कि डीएनए पर है। अब जब वे बाइंड होती है तो उसको स्टिमुलेट करती हैं और ये स्टिमुलेशन क्या होता है, ये फैसिलिटेट करता है किसके ट्रांसक्रिप्शन को, एलडीएल रिसेप्टर के। जेनेटिक लेवल पे मींस ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म ओवरऑल किसकी सिंथेसिस बढ़ा रही है, एलडीएल रिसेप्टर के फॉर्मेशन को बढ़ा रही है। तो एलडीएल का रिसेप्टर का फॉर्मेशन जब बढ़ेगा तो एलडीएल रिसेप्टर लीवर के सरफेस पे मैक्सिमली आएंगे, और जब मैक्सिमली आएंगे तो कैटाबॉलिज्म ऑफ एलडीएल या तो आईडीएल, क्योंकि आईडीएल भी लीवर एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड होती है और आईडीएल भी एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड होती है, जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इतना क्लियर है। ओवरऑल मींस इस पूरी मैकेनिज्म में, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में इनडायरेक्टली और इसमें डायरेक्टली हम लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से डिक्रीज कर रहे हैं बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ एलडीएल इन द ब्लड। अब हम बात करते हैं कि स्टैटिन्स का जो ओवरऑल एक्चुअली अदर एक्शंस क्या है, क्योंकि स्टैटिन्स को लेके बहुत ज्यादा मतलब कई बार ये डिस्कशन का पार्ट है कि स्टैटिन्स कई बार खुद में ही कार्डियोवैस्कुलर की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं और कई बार ये खुद में डायबिटीज भी क्रिएट करती हैं। तो इसको कई बार यूज किया जाता है, इसको बहुत ही डॉक्टर वाइज तरीके से यूज करते हैं कि किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्टैटिन्स चलानी है या कौन सी स्टैटिन्स चलानी है। उसके पीछे हमको ये चीज फार्माकोलॉजी इसकी समझनी होगी स्टैटिन्स की, कि स्टैटिन्स का इस मैकेनिज्म के अलावा, इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होने के अलावा भी अदर चीज में इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली है। जैसा कि हम बात करें अगर इस पाथवे की, तो ये पाथवे एक सिंपल ये पाथवे नहीं है जिसमें कि एसिटाइल कोएंजाइम में अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यहां पे कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं बीच में, जिसमें से कई सारे स्टेप्स में कई सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो बाई प्रोडक्ट्स का अपना एक बहुत ज्यादा रोल है, मेजर रोल है फिजियोलॉजी में, हेल्दी फिजियोलॉजी में। लाइक हम बात करते हैं अगर अदर एक्शंस ऑफ स्टैटिन्स की, अदर एक्शन स्टैटिन्स के क्या हैं, तो हमको मिलता है कि कोएंजाइम Q10, स्पेसिफिकली अगर कोएंजाइम Q की बात करें तो कोएंजाइम Q का जो नेचर होता है वो यूबिक्विटस होता है। किसी चीज का अगर फार्माकोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में आप यूबिक्विटस पढ़ते हैं तो इसका मतलब, इसके मायने ये है कि वो पर्टिकुलर चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर वो यूबिक्विटस है इट मींस वो हर सेल में प्रेजेंट है, एवरीवेयर प्रेजेंट है, इसलिए उसको यूबिक्विटस बोला गया। तो इस नाम से इसका कोएंजाइम, राइट, इसको बोला गया यूबिक्विटस, यूबिक्विनोन। तो इसमें कोएंजाइम Q10 जो है वो इसका बाई प्रोडक्ट है इस पाथवे का। कहीं पर उस पाथवे को हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, इस पाथवे के बाई प्रोडक्ट में कोएंजाइम Q10 का भी फॉर्मेशन होता है और इस पाथवे में आइसोप्रेनाइलेटेड प्रोटीन्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, मींस फॉर्मेशन होता है। इन दोनों चीजों को हम रिलेट करेंगे क्योंकि जब हम इस पाथवे को स्टैटिन्स के थ्रू हम ब्लॉक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेप पे, तो आगे जो फॉरवर्ड बाई प्रोडक्ट है उनका लेवल भी हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इट मींस उनका जो वर्किंग था वो वर्किंग की इफिशियंसी भी बॉडी में कम हो जाएगी, उनका वर्क कम हो जाएगा।
तो हमको समझना होगा कि कोएंजाइम Q10 करता क्या है। तो कोएंजाइम Q10, यूबिक्विनिन Q10, ये क्या करता है, ये पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होता है 95% केसेस में ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये हेल्प करता है ATP के जनरेशन में। तो ATP का जनरेशन जब बॉडी में 95% इन्वॉल्वमेंट Q10 का है, जब 95% इन्वॉल्वमेंट है, इट मींस अगर आप उसका लेवल कम करते हैं तो ATP का जनरेशन भी क्या होगा, कम होगा, और वो आपकी सेल्स पे कैसा नेगेटिव इफेक्ट देगा। इट मींस उस सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉइंग की तरफ ले जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आइसोप्रेनाइलेटेड प्रोटीन की। इसका आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये क्या करता है, ETC में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। ETC में ये जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको रोकता है। फ्री रेडिकल से सेल की ज्यादा से ज्यादा इंजरी होती है। तो अगर हम इसका लेवल को कम कर देंगे इस स्टैटिन्स के थ्रू, तो आपका ETC में एनर्जी का फॉर्मेशन भी क्या होगा, लेस हो जाएगा। और जहां पे ज्यादा की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जिस पार्ट में, बॉडी के जिस पार्ट में एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मेनली हम बात करते हैं, लाइक अगर हम हार्ट की बात करें, लीवर की बात करें, किडनी की बात करें, तो वहां पे नॉर्मली अगर देखा जाता है तो Q10 का लेवल हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन किसी इंडिविजुअल में जो कि लॉन्ग टर्म में स्टैटिन्स इंटेक कर रहा हो, उसमें Q10 का लेवल कम हो जाता है। और Q10 का कम लेवल होने से कई प्रॉब्लम्स, लाइक उसको मस्कुलर वीकनेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। इन दोनों चीजों से, इन बाई प्रोडक्ट से हम रिलेट करेंगे कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या 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 है। और आइसोप्रेनाइलेटेड प्रोटीन्स का जो रोल है वो बेसिकली हम इन्वॉल्व करेंगे जब हम फाइब्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर रहे होंगे। यहां पे इस पॉइंट्स को लेने का सिर्फ पर्पज इतना है कि बच्चे ये भी चीज को सुने रहे हैं कि आइसोप्रेनाइलेटेड प्रोटीन्स भी बाई प्रोडक्ट्स में होती है, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फाइब्रेट्स में है, वो वहां पे हम रिलेट करके आपको बताएंगे। तो कोएंजाइमिक Q की अगर बात करें, इसका नेचर यूबिक्विटस होता है, सारे सेल्स में होता है। अप्रोक्सीमेटली 95% ATP जनरेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब बात करते हैं कोएंजाइमिक Q10 होता कहां पर है, किसी पर्टिकुलर सेल में। ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट। और इसका मैक्सिमम प्रेजेंस कहां होगा, जहां पे ATP के जनरेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं हार्ट, लिवर एंड किडनी में। अब हम बात करते हैं कि चूंकि हमारा Q10 का लेवल क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ATP का जनरेशन कम हो चुका है, तो आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है, लाइक कैसे, मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस अब डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो जेनेमिक है वो किस तरीके से, अगर ज्यादा सेंसिटिव है Q10 को लेके तो उस पर ज्यादा इफेक्ट आएगा। इवन आप कह सकते हैं कई बार उसमें रैप्डोमायोलिसिस, जिसमें हम बात करते हैं कि मसल्स के टूटने से जो मायोग्लोबिन रिलीज होता है ब्लड में, उसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। रैप्डोमायोलिसिस का केस हो सकता है, फटीग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मसल पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और हम बात करेंगे कि मसल्स का डिजेनरेशन या मसल पेन की हम इसमें बात करेंगे। मेनली जो एडवर्स साइड इफेक्ट होता है किसका, स्टैटिन्स का, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हम बात करेंगे स्टैटिन्स नर्वस सिस्टम को भी मॉड्यूलेट करती हैं। बेसिकली ये करती हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी को और मेमोरी लॉस को। पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मेमोरी लॉस को ये किस तरीके से इंड्यूस करती हैं, आपको ये समझना होगा। एक्चुअली इस पाथवे में इसमें इन्वॉल्वमेंट ये भी होता है कि जो साइटोक्रोम Q10 है उसका इन्वॉल्वमेंट सिंथेसिस में होता है विटामिन सी और विटामिन ई की एक्टिविटी को इंड्यूस करने में। तो जब Q10 का लेवल ही कम होगा तो इनकी एक्टिविटी भी एनहांस नहीं होगी, इट मींस इनकी एक्टिविटी सप्रेस होगी। और जब इनकी एक्टिविटी सप्रेस होगी, इट मींस ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें, नर्वस हेल्थ को मेंटेन करने में। अगर नर्वस हेल्थ मेंटेन नहीं होगा, नर्वस सिस्टम में हेल्दी नर्वस सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर माइलिनेटेड सीट नहीं होगी, जो भी जिसमें रोल प्ले करते हैं विटामिन सी एंड विटामिन ई, अगर इनका लेवल कम होगा तो आपको नर्वस इश्यूज होंगे, लाइक आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं मेनली डायबिटीज। मेन प्रॉब्लम कई बार हर इंडिविजुअल में स्टैटिन्स की यह आती है कि जो इंडिविजुअल स्टैटिन्स के थेरेपी में हो उसको लॉन्ग टर्म पे डायबिटीज की प्रॉब्लम आने लगती है। तो उसमें डॉक्टर्स को बहुत ही वाइजली प्रेस्क्राइब करना होता है कौन से स्टैटिन्स को, लाइक पर्टिकुलर स्टैटिन्स भी अपने आप में अलग अलग हैं, उस ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं। लाइक तो अभी हम बात करते हैं डायबिटीज किस तरीके से स्टैटिन्स इंड्यूस करता है।
स्टैटिन्स डायबिटीज किस तरीके से इंड्यूस करते हैं? 3 तरीके का इन्वॉल्वमेंट है डायबिटीज इंड्यूस करने में स्टैटिन्स का। पहले अगर हम बात करें तो स्टैटिन्स क्या कर रहे हैं? डाउन रेगुलेशन ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स का इन्वॉल्वमेंट क्या है? बीटा सेल इंसुलिन का रिलीज करती है पैंक्रियाज में, और इंसुलिन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, मींस ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम करता है। तो अगर हम बीटा सेल का डाउन रेगुलेशन कर देंगे, जो कि स्टैटिन्स कर रही हैं, तो मोर एंड मोर ग्लूकोज कहां पे रह जाएगा रिमेनिंग? ब्लड में। आपको प्रॉब्लम किसकी होगी? डायबिटीज की, नंबर 1। नंबर 2, इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज इंड्यूस्ड कैल्शियम चैनल। ये ग्लूकोज इंड्यूस्ड कैल्शियम चैनल को भी इनहिबिट करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इंसुलिन की रिलीज के लिए। तो जब इस चैनल को इनहिबिट कर देंगे, इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, डायबिटीज कंडीशन बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। एक तो ये आपका पाथवे हो गया। दूसरे तरीके से स्टैटिन्स कैसे करते हैं? लाइक इस आइसोप्रेनालाइटेड प्रोटीन्स को हम हल्का सा रिलेट करेंगे। आइसोप्रेनाइड सिंथेसिस को ये क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। आइसोप्रेनाइड सिंथेसिस का जो इन्वॉल्वमेंट है, अब देखिए आइसोप्रेनालाइटेड जो प्रोटीन्स होती हैं, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है सेल्स के अंदर, जो ग्लूकोज को पकड़कर ले जाता है सेल के अंदर उसके यूटिलाइजेशन के लिए। तो ग्लूकोज लाइक GLUT4 की बात करें, इसके अपने खुद के टाइप्स हैं, इन पे अभी डिस्कशन नहीं है। तो बात कहां पर है? हमारी जो आइसोप्रेनाइड प्रोटीन्स की सिंथेसिस है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वो भी इसका बाई प्रोडक्ट थी, उसकी सिंथेसिस भी यहां पर क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। अब वो पर्टिकुलर प्रोटीन्स क्या करती थी? वो GLUT4, जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है, ब्लड से पकड़ के सेल के अंदर ले जाता है ग्लूकोज को, वो ट्रांसपोर्टर का लेवल क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि उसके फॉर्मेशन में किसकी हेल्प होती थी? आइसोप्रेनाइड प्रोटीन्स की। ऑलरेडी जब उनका लेवल कम है तो GLUT4 का लेवल भी कम होगा। जब GLUT4 का लेवल कम होगा तो ग्लूकोज ब्लड से नहीं जा पाएगा सेल के अंदर। जब सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप होगा। इट मींस प्रोबेबिलिटी किसकी बढ़ेगी? डायबिटीज की बढ़ेगी, राइट? तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। इंपेयर्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की वजह से ही डायबिटीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। एट लास्ट, स्टैटिन्स और किस तरीके से डायबिटीज इंड्यूस करती है? एडिपोनेक्टिन। एडिपोनेक्टिन एक हार्मोन है। वो हार्मोन क्या करता है? नेचुरली ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस एक मैकेनिज्म है जिसके अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, जो सब्सटेंस अदर देन कार्बोहाइड्रेट मींस प्रोटीन एंड फैट्स जब यूटिलाइज होते हैं किसमें? ग्लूकोज के सिंथेसिस में, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। लाइक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के ग्लूकोनियोज जो प्रोसेस है उसको क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एडिपोनेक्टिन, नॉर्मली आपको अभी इतना जानना है कि एडिपोनेक्टिन एडिपोज टिश्यू से निकला हुआ हार्मोन है, जो कि नॉर्मली ग्लूकोनियोजेनेसिस जो पाथ प्रोसेस होती है उसको रिड्यूस करता है और ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करता है। अब एडिपोनेक्टिन का लेवल ड्यू टू स्टैटिन्स क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो जब एडिपोनेक्टिन का लेवल रिड्यूस हो गया है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन था अदर देन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, वो रिड्यूस हो रहा था। अब क्या हो जाएगा? वो अप हो जाएगा। और जो ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज हो रहा था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कहां पर हुआ? इट मीन सेल के अंदर अब ग्लूकोज नहीं आएगा, वो कहां पर रह जाएगा? ब्लड में। ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज होने का मतलब कि मसल्स या कोई भी पर्टिकुलर सेल उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, तो रिमेन कहां पर रहेगा? ब्लड में। और यहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो डिक्रीज हो रही थी विद द हेल्प ऑफ एडिपोनेक्टिन, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों मैकेनिज्म अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी किसकी बढ़ा देंगे? डायबिटीज की बढ़ा देंगे। तो आपकी 3 मैकेनिज्म इन्वॉल्वमेंट है कि किस तरीके से स्टैटिन्स डायबिटीज, नर्वस इश्यूज क्रिएट करता है और मसल वीकनेस को, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। एट लास्ट ये 3 चीजें आपकी कवर हो गई। इसमें स्टैटिन्स का मेनली आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, राइट? और इसमें ये चीज क्लियर है। अब हम इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं स्टैटिन्स के बारे में कि स्टैटिन्स को, ज्यादातर स्टैटिन्स को, सारे स्टैटिन्स की हम बात नहीं करेंगे, लाइक हम बात नहीं करेंगे रोजुवास्टैटिन्स की एंड एट्रोवास्टैटिन्स की, क्योंकि इनका जो हाफ लाइफ होता है वो लॉन्ग होता है। लेकिन
ज्यादातर जो स्टैटिन्स होते हैं वो, चूंकि ये एंजाइम HMG कोएंजाइम रिडक्टेज ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करता है नाइट में, तो नाइट में जब इफिशिएंटली वर्क करता है इट मींस मोर एंड मोर फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विल बी एट नाइट। तो ज्यादातर इसका एडवांटेज आपको अगर लेना है स्टैटिन्स का, तो आप इसको कब प्रिस्क्राइब करेंगे? नाइट में प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसीलिए स्टैटिन्स को ज्यादातर, अगर उस पर्टिकुलर स्टैटिन्स की हाफ लाइफ लॉन्ग नहीं है, तो जैसा कि होती है किनकी, रोजुवास्टैटिन और एट्रोवास्टैटिन की, तो अगर लॉन्ग हाफ लाइफ नहीं है तो आप उसको ज्यादातर बेड टाइम पे प्रिस्क्राइब करेंगे। एक फैक्ट्स तो ये कितने परसेंटेज ये कोलेस्ट्रॉल को मींस कम करता है, तो अगर स्टैटिन्स की थेरापेटिक डोज की बात करें तो 20 से 50% तक ये कोलेस्ट्रॉल को, LDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देते हैं। इसलिए फर्स्ट लाइन थेरेपी है स्टैटिन एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में। ये चीज आपकी कवर हो गई है। अदर एक्शंस कैसे होते हैं, आइसोप्रानाइड प्रोटीन्स कैसे इन्वॉल्व होती है यहां पर, और क्यूटेन कैसे इन्वॉल्व होता है, लाइक किस मस्कुलर वीकनेस में, नर्वस इश्यूज में, और डायबिटीज के कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसकी वजह से स्टैटिन डायबिटीज इंड्यूस कर रही है, ये सब सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे फ्रेडरिक्सन के क्लासिफिकेशन को हाइपरलिपिडेमिया के, उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स डिस्कस किए थे, टाइप 1, 2A, 2B, 3, 4, लाइक इस तरीके से हम डिस्कस किए थे। तो उसमें आप किस तरीके की टाइप्स में ये यूज होता है स्टैटिन, टाइप 2A में इसके डिटेल को हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको अगर इसका डिटेल पढ़ना है फ्रेडरिक्सन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता होना चाहिए, तो आप उस वीडियो लेक्चर को, पार्ट 2 वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। उसमें ट्रिक्स भी आप उसको किस तरीके से याद कर पाएंगे। टाइप 2A एंड टाइप 2B और सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया के केस में स्टैटिन्स का यूज होता है। तो सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया भी ऑलमोस्ट क्लियर है। कोई अगर डिजीज है उसकी वजह इनडायरेक्टली फैट, अगर आपका लेवल ऑफ लिपिड बढ़ता है तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द स्टैटिन्स एंड व्हाट आर द अदर एक्शंस ऑफ स्टैटिन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। और व्हाट आर द वेरियस यूजेज इन व्हाट काइंड ऑफ हाइपरलिपिडेमिया दैट स्टैटिन्स विल बी यूज्ड। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।